अध्याय 11। इमारतें, चित्र तथा किताबें। मरुत्स्वामी और लोह का स्तंभ। मरुत्स्वामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्ते से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्स्वामी कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञान ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। पुरातत्वविद खुदाई ने यह दर्शाया कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुक्रम धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंधित थे। भारत में अत्यंत विकसित किस्म के लोह का निर्माण खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। लोह स्तंभ। महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसे जंग नहीं लगा है। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डियां, राख या उसके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तरासे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे दक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। मानचित्र। साथ में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे, भगत पूजा करते। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए ऊपर सांची का महान स्तूप। मध्य प्रदेश। इन तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चला।
इन स्तूपों में ईंटों का प्रयोग अशोक के ज़माने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाय अमरावती की एक शिलाकृति। इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर मंदिर के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठे होते थे। महाबलीपुरम और एहल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। उनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। बाएं उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकात्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया, इसलिए इन्हें एकात्मिक कहा गया। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिर में यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक तह जोड़ते हुए इसे ऊपर की ओर ले जाते, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इस मंदिर को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थानों पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों और की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। बाय उड़ीसा का जैन मठ। एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान में देखो। इनमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। पृष्ठ 14 में दिए गए चित्र अध्याय और यहाँ दिखाई गई गुफाओं में क्या अंतर है? इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते। इनके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। इसी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिसका नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओगे तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। चित्रकला। अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया। यहाँ इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के
अंदर अंधेरा हो जाने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम का एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता, उसकी पत्नी कनंगी की अपेक्षा कर एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनंगी पुहार छोड़कर मुदेर चले गए। यहाँ पांडा राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मधुर शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखले को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी। इनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जिसे कालिदास, जिसके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा, संस्कृत में लिखते थे। पुरानी कहानियों का संकलन और तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो आज बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराण। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इनके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियाँ तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चों इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भागवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उसके पिता ने उन्हें वनवास दिया था। वन में उसकी पत्नी सीता को लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसमें बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते, कविता और गीतों की रचना करते, गाना गाते, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दिखाई जाती हैं। इसमें से एक कहानी अलग प्रस्तुत कर दी गई है। विज्ञान की पुस्तकें।
इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वर्त की परिधि को मापने के लिए भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। ब्रह्मगुप्त और भास्कर कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोज की, इसके बारे में और पता लगाए। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यह यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते हैं। उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करो। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी और सुश्रुत चौथी शताब्दी। चरक द्वारा चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में श्रुत ने शल्य चिकित्सा की विविध विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। अन्यत्र कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। इसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही प्रयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छाल को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसने पानी निचोड़ा और सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद में यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई है। हमारा छठी की बुक अब यहीं समाप्त होती है।